इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद का दिशा इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला, 4 मुलजमीन के एनकाउंटर की जांच कर रहे कमीशन की मुद्दत में तौसी की गई है। मामले की जांच कर रही अदालती कमीशन की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी गई है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा है कि अब मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। ये मुद्दत तीसरी मर्तबा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, हैदराबाद में नवंबर 2019 में इस्मत रेजी और कत्ल का मामला सामने आया था, जिसमें 4 मुलजमीन के खिलाफ एनकाउंटर हुआ था और इसी मामले को लेकर के अदालती कमीशन की मुद्दत जो है 6 माह तक तौसी कर दी गई है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा है कि अब मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। ये मुद्दत तीसरी मर्तबा बढ़ा दी गई है। કોરોના વખતે આપણા ગામમાં તમે બધા તો સલામત રહ્યા છો કે નહીં? સરસ સરસ હે? હા સલામત રહ્યા. હા દિલીપભાઈ, તમારું તો કામ એવું છે કે કોઈને પણ જરા આમ ઠાઠવાટ કરવો તમારે ત્યાં જ આવવું પડે. બરોબર છે. પરંતુ ગયા કોરોનાના કારણે લોકો આવવાની હિંમત જ નહીં કરતા હોય. કોરોના કાળમાંથી સાહેબ 2 વર્ષથી તો તકલીફ જ જાય. હા, પણ હવે બરાબર ચાલે છે? અનાજ મળ્યું એના કારણે મદદ મળી છે? અનાજ બરાબર પૂરું મળે સાહેબ, કમ્પ્લીટ. અને તમારું તો કામ એવું છે કે તમે દૂરથી કરી જ ના શકો, તમારે એની પાસે જવું જ પડે. આ એનાથી લોકો ભયભીત હાલથી ચાલુ જ છે, લોકો થોડા ગભરાય. પણ તમે બરાબર માસ્ક વગેરે પહેરીને બધું કરો છો ને સેવા? માસ્ક ને બધું સેનેટાઇઝ બધું કમ્પ્લીટ છે. વાહ વાહ વાહ. હા, જે અન્ન યોજના જે છે એ મેળવવામાં તમને કોઈ તકલીફ પડી કે સરળતાથી બધું મળી રહ્યું છે? ના ના સરસ સાહેબ, બધું કમ્પ્લીટ જ મળી રહે છે. કોઈ તકલીફ નથી પડતી? ના કોઈ જ નહીં. હો, બાળકો શું કરે છે? બાળકો એક અમારું સલૂનનું કામ કરે ને એક હજુ ભણે છે. ભણે છે? તો મોટા છોકરાને ભણાવ્યો નહીં તમે? ભણે છે સાહેબ. હું વિકલાંગ છું એટલે બીજું મારે જોવે ને થોડું સહકાર. હા, તમને મદદમાં જોઈએ કેમ? हाँ, चलो दिलीप भाई, 100 वर्ष के इस सबसे बड़ी विपत्ति ने सभी को प्रभावित किया है। 100 साल में कभी ऐसी आपदा नहीं आई। हमारे कामकाज के तौर तरीकों को भी बहुत प्रभावित किया है। ये जो वायरस है उसने नए नए तौर तरीके अपनाए, बहुरूपीय जैसा है। आप एक करो तो वो दूसरा रंग करता है और सबको अनेक मुसीबतों में डाला हुआ है। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना हर काम, हर सुरक्षा के हर कायदे का ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ का पालन करते हुए करना चाहिए, ताकि हम भी बच पाएं और भी बच पाएं। मेरी आप सबको, गांधीनगर वासियों को, दिलीप भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर. हाँ, नमस्कार. आज देश के अंत्योदय, गरीब, पिछड़े वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र, किसान, महिला शक्ति, हर तबके का सशक्तिकरण हुआ है। जन जन को आरोग्य सुरक्षा कवच प्रदान करती विश्व की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जन आरोग्य सुरक्षा योजना हो या गरीबों के घर में मुफ्त राशन पहुंचाने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आज देश का हर एक व्यक्ति गरीब सामान्य जन लाभान्वित है। आत्मनिर्भर भारत का यह ध्येय साकार हुआ है देश के जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दृष्टिवंत नेतृत्व में। आइए जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अनुरोध करते हैं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, संसद में मेरे साथी और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान सी आर पाटिल जी,
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी लाभार्थी भाई और बहनों, बीते वर्षों में गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया, वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। ये योजना आज से प्रारंभ नहीं हो रही है, योजना तो पिछले 1 साल से करीब करीब चल रही है, ताकि इस देश का कोई गरीब भूखा न सो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। साथियों, आजादी के बाद से ही करीब करीब हर सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कही थी। सस्ते राशन की योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन उसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो सीमित ही रहा। देश के खाद्य भंडार बढ़ते गए, लेकिन भूखमरी और कुपोषण में उस अनुपात में कमी नहीं आ पाई। इसका एक बड़ा कारण था कि प्रभावी डिलीवरी सिस्टम का न होना, और कुछ बीमारियां भी आ गई व्यवस्थाओं में, कुछ कटकी कंपनी भी आ गई, स्वार्थी तत्व भी घुस गए। इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू किया गया। नई टेक्नोलॉजी को इस परिवर्तन का माध्यम बनाया गया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। आज परिणाम हमारे सामने हैं। भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। आजीविका पर संकट आया, कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने होने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना से मुस्तफीद हुए अफराद से तबादले ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने आज डिप्टी कलेक्टर्स को बहाली पत्र हवाला किया। लोक भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में किसी को भी आगे बढ़ने का हक है और रियासत हमेशा तरक्याती कामों में अवाम के साथ है। यानी पहले और निर्णय के शिकार थे,
अराजकता के शिकार थे, अव्यवस्था थी, लेकिन आज उस प्रक्रिया को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज यूपी पीसीएस की उप जिलाधिकारी के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश के अंदर योग्यता, क्षमता और मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार की भी यही मंशा है आपसे, सरकार आपसे भी अपेक्षा रखता है कि आप भी उसी निष्पक्षता के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ किसी भी नागरिक के साथ, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी इस प्रक्रिया का पार्ट बनने, उसे भी न्याय प्राप्त करने, आपकी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। यह दायित्व अब आपके ऊपर है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। के बाद आपका खैर मकदम है। पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने, महंगाई पर अवाम की नाराजगी को समझते हुए मरकज के खिलाफ कांग्रेस की सरबराही में तमाम हम ख्याल अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही हैं। आज राहुल गांधी के जरिए अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को चाय पर मदऊ किया गया था। राहुल गांधी की दावत में शिवसेना, एनसीपी, आईयूएमएल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सीपीआई, आरजेडी और आरएसपी के अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। इस मौके पर पेगासस मुबैना जासूसी मामले के अलावा महंगाई और किसानों के मामलों में मोदी हुकूमत को घेरने का लाहे अमल तैयार किया गया। मीटिंग में महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च निकालने पर अपोजिशन ने इत्तेफाक किया। इस साइकिल मार्च में राहुल गांधी के अलावा कई अपोजिशन पार्टियों के एमपीज ने पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च में हिस्सा लिया। राहुल की दावत में आप और बीएसपी हालांकि शरीक नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर तमाम सांसद बाहर निकले हैं, साइकिल मार्च निकालने की कोशिश, कवायद, और किस तरीके से विपक्षी दल अपने मुद्दे उठा रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कल्याण से बात करेंगे। दादा सर, किस तरीके से आप लोग आज आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा? आज आप लोग की बैठक हुई राहुल गांधी से। हाँ सर, एक साथ हम चलेंगे, एक साथ काम करेंगे, यही मुद्दा है। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन है, सब लोग एक साथ साइकिल चला रहे हैं। आप लोग क्या आज साइकिल मार्च के माध्यम से क्या बात रखना मार्च है? एक तो पेट्रोल और डीजल और जो कुछ देश के साथ धक्का हो रहा है उस लिए कर रहे हैं। तीसरा, आज जितनी भी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज हैं वो सारी इकट्ठे होकर साइकिल मार्च पे जा रही हैं और एक फैसला हुआ है कि बीजेपी को इकट्ठे होकर शिकस्त देने। दीपेंद्र जी, जो यूथ है, तमाम यूथ सांसद से बात करते हैं। सर, किस तरीके से आज आप लोग मुद्दा उठाएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? फिलहाल देखिए, 3 मुद्दे हैं देश के सामने: किसान आंदोलन, महंगाई और पेगासस। इन तीनों पे विपक्ष एकजुट है और इन 3 मुद्दों पे सरकार चर्चा नहीं चाह रही, लेकिन एकजुटता से आज हमने यही संकल्प लिया कि सरकार के समक्ष मुद्दे रखेंगे। दीपेंद्र जी, तो लगातार जो सत्र में हंगामे हो रहे हैं, ऐसे कार्रवाई कब होगी? जनता का पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, इसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। अगर भारत देश के किसान की आवाज भारत की संसद में नहीं उठाएगी तो क्या अमेरिका की संसद में उठाएंगे? और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार की बात क्यों सुनेंगे? तो आगे किस तरीके से कार्रवाई रहनी है? लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारी यही मांग है कि अविलंब इन तीनों मुद्दों पर चर्चा हो संसद में: पेगासस, किसान आंदोलन और महंगाई। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मांगे रहेंगी? पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, सब्जियां, आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है। मोदी है तो महंगाई है, कीमतें कम करो वरना गद्दी छोड़ दो। किसान मुद्दा सर काफी अहम मुद्दा। किसानों का मुद्दा तो है ही। किसानों पर, गरीब पर, आम आदमी पर
अत्याचार बंद करो और कीमतें वापस लो। बिल्कुल, अत्याचार बंद करो, कीमतें वापस लो। महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, पेगासस का मुद्दा है, तमाम मुद्दे। प्रियंका चतुर्वेदी से बात करना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी? जो मुद्दे हैं आज क्या यहाँ पर उठाए जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वही हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। नेशनल सिक्योरिटी हो, पेगासस के माध्यम से फ्यूल प्राइसेस हो, जो आप हमारे साइकिल मार्च देख रहे हैं, उसको लेकर जनता के ऊपर जो महंगाई की मार आई हुई है, उसके ऊपर हम सारे मुद्दों को एकजुट होकर जनता के लिए रखेंगे और किसानों के खिलाफ जो काम हो रहा है। मैम, लगातार ये तीसरा हफ्ता है जो ठप जा रहा है संसद में, जनता का पैसा व्यर्थ जा रहा है, तमाम विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, कैसे बात होगी सकारात्मक? जनता का पैसा व्यर्थ एनएसओ स्पाईवेयर खरीदने में भी हुआ था। आपका मेरा सबका पैसा वो स्पाईवेयर खरीदने में लगा है, जो नेशनल सिक्योरिटी की बजाय अपने ऑपोजिशन पे काम किया गया है। 2009 से लेकर 2014 तक किस तरीके से संसद ठप करने का काम बीजेपी ने किया था और उसको जस्टिफाई किया था। आज हम जब कह रहे हैं हमें जनता के मुद्दे रखने हैं, वो मना कर रहे हैं, तो इसमें जनता का पैसा नहीं व्यर्थ हो रहा है, जनता की आवाज सुनाई जा रही है। धन्यवाद। तो तमाम सांसद आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक बुलाई गई थी। तैयार नहीं है, जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे अगर गवर्नमेंट तैयार नहीं है तो काम कैसे चल सकता है, संसद कैसे चल सकती है? जनता के मुद्दे हैं, कोई किसी के इंडिविजुअल के तो है नहीं। सर, लगातार तीसरा हफ्ता है जहां संसद की कार्रवाई ठप पड़ी है, जनता का पैसा व्यर्थ जा रहा है। देश जनता बर्बाद हो गई, तुम कह रहे जनता का इससे पैसा हो गया कि जनता गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया पूरा। लोग भूखों मरे जा रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई की वजह से सारा आदमी की इतनी हो गई कि खाने के लिए इससे कितना फर्क पड़ता है, और गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। प्रताप सर, क्या मुद्दे रहेंगे? लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है संसद भवन में। देखो, आज क्लियर कट यही मुद्दा निकला है कि सारी ऑपोजिशन, देखो बहुत हिस्टोरिक मौका है, बहुत सालों के बाद सारी की सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है। तो लोगों के मुद्दे, जो प्राइस राइज का मुद्दा है, कोरोना की मिस हैंडलिंग का मुद्दा है, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद पेगासस का जो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चर्चा, ये चाहती है कि लोगों तक ये बात हो कि ऑपोजिशन बात नहीं हमें करने देती, यहाँ ये पार्लियामेंट नहीं चलने देती। पार्लियामेंट चलाने का बुनियादी जो फर्ज है वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स का है, दोनों का। और ये देखिए, अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये ऑपोजिशन का नहीं है। ऑपोजिशन ने अपना मुद्दा उठाना, लोगों के मुद्दे उठाने। अगर आप मौका नहीं दोगे तो ऑपोजिशन कैसे चलेगी? आज मेरा ही आप देख लीजिए, 19 अगस्त से लेकर लगातार 19 जुलाई से लेकर आज तक मेरा और दीपेंद्र हुड्डा जी के 267 के नोटिस की अभी तक सुनवाई कोई नहीं की। अगर सुनवाई, आज भी नोटिस दिया हुआ है, अगर आप सुनवाई नहीं करोगे कैसे पार्लियामेंट चलेगा जी? और पार्लियामेंट में एतराज करने का आप थोड़ा सा, मैं बीजेपी को याद करवाना चाहता हूँ, चंद साल पहले की बात है, आपने तो पूरा सेशन ही चलने नहीं था दिया, को नई बात छोड़ा। तो आप चर्चा का मौका दीजिए, आप चर्चा कीजिए, हम उसी टाइम तैयार हैं। साफ तौर पे कहना है कि संगठन में एकता है, सबको एकजुट होना होगा। अगर सरकार के सामने जनता के मुद्दे उठाने हैं तो एकता ही जरूरत है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत में गैर कानूनी शराब की फरोख्त को रोकने के लिए उम्र कैद की सजा का कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय में मुनक्किदा मीटिंग में इस पर गौर भी किया गया, मगर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत की है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने हुकूमत से मुकम्मल शराबबंदी का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शराब फरोख्त करने को लेकर के कानून बनाया जा रहा है, उस पर गौर खौज हो रहा है, लेकिन जमीयत उलमा क्यों इससे खुश नहीं है? मुनज़्ज़ा जमीयत उलमा का जो जवाब, उसका यह कहना है कि जब शराब को लेकर जहरीली शराब से मध्य प्रदेश में मौत बार बार हो रही है तो टैक्स के दूसरे ज़राए हैं जिससे टैक्स लिया जा सकता है। जब गुजरात में मुकम्मल शराबबंदी हो सकती है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि जमीयत क्यों इसकी मुखालफत करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश सरकार हड़बड़ाहट के अंदर ये कानून लाना चाहती है। कानून ऐसे नहीं लाया जाना चाहिए, सोच समझकर विचार कर लाया जाना चाहिए था। बुनियादी तौर पर तो हम शराब को जो है मुकम्मल मध्य प्रदेश में बैन करना चाहते हैं, क्योंकि शराब जो है सारी बीमारियों का, सारी मुसीबतों का, सारे झगड़ों का जड़ है। हर घर में शराब की वजह से झगड़े होते हैं, माएँ बहनें परेशान रहती हैं। इसमें हिंदू मुसलमानों की बात नहीं, सारे लोग जो है परेशान हैं।
और ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शराब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। जब गुजरात जैसी स्टेट में शराबबंदी हो सकती है और उसके बाद जो है बिहार के अंदर शराबबंदी कर दी गई, तो मध्य प्रदेश में भी की जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के कहर में भी सब पर पाबंदी थी, लेकिन शराब की दुकानें खुली तो उसको रेवेन्यू मिल रहा है। जी, यही अफसोस की बात है कि शराब की दुकानों को आमतौर पर बाजार 8 बजे बंद कराया जा रहा था, लेकिन शराब की दुकानों को 11-12 बजे तक बंद किया जाता था। अब एक तरफ आप शराब को बिकने देते हैं और दूसरी तरफ क्योंकि जब शराब किसी को नहीं मिलती है तो वो अवैध शराब भी बनती है। यहाँ बहुत बड़ा तबका जो आदिवासियों का है वो महुए से शराब अवैध बनाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप शराब पे मुकम्मल पाबंदी कर दें ताकि ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। और जो रेवेन्यू का है, तो मैं ये वादा करता हूं मध्य प्रदेश सरकार से कि आप और जराए हम पर थोप दें। मध्य प्रदेश की पब्लिक, हमारी माएँ बहनें हमारा साथ देने को तैयार हो जाएंगी। आप और टैक्स लगा दें, और चीज़ों में लगा दें, जितना आपको रेवेन्यू मिलता है उससे ज़्यादा लगा दें, हम वो रेवेन्यू आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जड़ से तमाम जो फसादात होते हैं, लोग चाकू मार देते हैं, घरों में झगड़े होते हैं, कत्ल होते हैं, जो भी होता है, सारी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है कि लोग जो है शराब के पीने पर बेकाबू हो जाते हैं और उसके बाद तरह तरह की मुसीबतें होती हैं। तो इसलिए, और गरीब तबका, खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब तबका ही सस्ती शराब के चक्कर में उसमें मर भी जाता है। जो अवैध शराब होती है वो सस्ती शराब होती है, जो मालदार तबका होता है वो तो महंगी महंगी, बहुत महंगी महंगी, सुना है, हम तो नहीं जानते अल्लाह बचाए, लेकिन सुना है वो बहुत महंगी महंगी शराब होती है। लेकिन गरीब तबका जो है वो सस्ती शराब लेता है और उसमें जहरीली भी कभी कभी आ जाती है, तो लोग मर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से भी हम मांग करेंगे कि भैया इससे मुसीबत से हमको निजात दिला दें। और ख़ास तौर पर भोपाल है या और मध्य प्रदेश के जो शहर हैं, सब में इसको मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहिए। ये हमारी मांग का है। साफ तौर पर मुतालबा कि मुकम्मल शराब पर पाबंदी होनी चाहिए। मेहताब आलम, आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ आपके साथ जुड़े हमारे मेहमान का भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।